मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसमें एनसीईआरटी पार्ट 1 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर का, जो कि आपके क्लास 11th के फाइनल टर्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और पिछले 2 सेशन में मैंने जो डिस्कस किया था वो पार्ट 2 एनसीईआरटी पार्ट 2 के हर चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर दिया था। अब मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी पार्ट 1, और उसमें सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ जो चैप्टर है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। जैसा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वैसे आने की संभावना इस टॉपिक से काफ़ी कम रहती है। ज़्यादा आप लगा लीजिए 1-2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यदि आपके स्कूल में ये चैप्टर फाइनल टर्म के पेपर में आ रहा है तो उस केस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको जो ध्यान में रखना है वो देखिए। एक तो आपका पैरेलैक्स मेथड आ सकता है जो कि यूज करा जाता है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए, तो इसका डिटेल पूछा जा सकता है पैरेलैक्स मेथड के बारे में। और दूसरा जो है शुरू के जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि 1 फर्मी क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या, 1 AU कितना है, 1 पार्सेक कितना है, उसके ऊपर पूछा जा सकता है आपको। एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये इसके ऊपर आपके इस टॉपिक के ऊपर हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, राइट। अब इसमें देखिए आपके एग्जांपल्स जो हैं जो आपको ध्यान में रखना है, एक तो 2.11, 2.12, 2.13 ये आपको करना चाहिए, एंड एक्सरसाइज में 2.10 वो आप करके जाइए। हालांकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके स्कूल के पेपर में यदि इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है तो आप ये लेके चलें कि 2-3 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाने चाहिए फाइनल टर्म के पेपर में, राइट। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो काइनेमेटिक्स का है उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 चैप्टर हैं काइनेमेटिक्स के, मोशन से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। एक तो आपका है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और दूसरा मोशन इन ए प्लेन। आप ये लेके चलिए कि इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर को मिला करके नॉर्मली आपके 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसका वेटेज जो होगा वो 5 to 8 मार्क्स का होगा आपके स्कूल के पेपर में, फाइनल टर्म के पेपर में। और देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर के होने चाहिए। एक तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 3 इक्वेशंस हैं, v = u + 80, x = ut + ½ at², और दूसरा है v² = u² + 2x। इसका जो है आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है यूजिंग द कैलकुलस मेथड और यूजिंग द आपका ग्राफिकल मेथड। इसके ऊपर बेस्ट एप्लीकेशंस आते रहते हैं, उसको आप ध्यान में रखना। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख रहे हैं 3.2, 3.4, 3.6 आपको करना चाहिए। एक्सरसाइज में 3.7, 3.12, 3.14, 3.16, 3.25, 3.26 एंड 3.27 ये सारे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना चाहिए। अगला जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, जिसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन भी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें कि एक पार्टिकल को स्पीड u से एट एन एंगल ऑफ थीटा फेंक दिया जाए तो उसका पैराबोलिक पाथ होता है, वो प्रूव करने के लिए आ सकता है। मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारे जो हैं आपके डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यदि एक पार्टिकल होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो v²/r होती है उसकी डेरिवेशन आपको पूछी जा सकती है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक और पार्ट आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, उसका भी आप ध्यान में रखना कि यदि एक पार्टिकल को हाइट s से स्पीड u से हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो उस केस में उस पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो ये भी आपके स्कूल के पेपर में इसका डेरिवेशन आ सकता है। साथ में इसके ऊपर बेस्ड कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब आपको जो प्रॉब्लम्स या जो एप्लीकेशन करना चाहिए, एक तो एग्जांपल में 4.1, 4.4, 4.5 और 4.7। एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं 4.16, 4.22, 4.25, 4.30, 4.31 एंड 4.32 ये सारे आपको प्रॉब्लम्स करना चाहिए। संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं या यही आ जाएं, राइट। तो इसको और इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे टॉपिक्स को आपको करना चाहिए फ्रॉम द चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसमें कि 2 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी का, वो आप देख रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे अगले चैप्टर में।
अब हम लोग जिस चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो लॉज ऑफ मोशन है। ये चैप्टर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इस चैप्टर से ये लेके चलें कि 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और खासकर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफी आते हैं। पहले ये देखते हैं कि कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल पार्ट क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। एक तो आपको आ सकता है कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, ये प्रूफ करने आता रहता है कि आप बताइए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ अल्टीमेटली न्यूटन सेकंड लॉ से ही रिलेटेड है या वहीं से डेराइव होता है। तो पूछा जाएगा कि जस्टिफाई करें कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, राइट। नेक्स्ट है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, आपसे इंपल्स के बारे में पूछा जा सकता है और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एग्जैक्टली है क्या उसके बारे में पूछा जा सकता है। दैट मींस रिलेशन ऑफ द इंपल्स विद द लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस थ्योरेटिकली आते रहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि मोशन ऑफ कार ऑन ए बैंक्ड रोड, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये थोड़ा ट्रिकी भी है, तो इसको जरूर से आप अच्छे से करके जाना, मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। अब देखिए कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। एक तो 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10। मैंने पहले ही बोल दिया है कि इस चैप्टर को आप ये लेके चलें कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से नॉर्मली इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। एक्सरसाइज में देखिए 5.13, 5.15, 5.16, 5.19, 5.20, 5.23, 5.29, 5.33, 5.36 ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर को मैंने अब डिस्कस कर दिया है कि किस तरीके से चैप्टर जो है आपके 11th के फाइनल टर्म के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी पावर के ऊपर बात करते हैं कि वर्क एनर्जी पावर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको करना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो वर्क एनर्जी पावर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन पूछी जा सकती है और इसका एप्लीकेशन आ सकता है। दूसरा आपका जस्टिफाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि आपको कहा जाएगा कि यदि आप एक पार्टिकल को किसी हाइट एस से ड्रॉप करते हैं तो डिफरेंट हाइट पे आप उस पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे और उससे पता ये चलता है कि मैकेनिकल एनर्जी हर जगह पे इक्वल आती है। तो उसके थ्रू आप जस्टिफाई करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, राइट। नेक्स्ट है मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ये खासकर जो है आपका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि एक पार्टिकल है जिसको मैंने क्या किया, एक थ्रेड से बांध दिया है और उसको हम लोग एक वर्टिकल सर्कल में लूप कर रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना मिनिमम स्पीड आपको लोअर मोस्ट पॉइंट पे दें जिससे कि वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर सके। तो ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन इन वर्टिकल सर्कल काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आ सकती है, हाफ के एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन आ सकती है, तो उसको आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो उसका आपको ग्राफ पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स का जो है क्या ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ क्या ग्राफ बनेगा। ये सब कंसेप्चुअल पार्ट होते हैं इस टॉपिक के, तो उसको ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट कोलिजन काफी इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन की पूरी डेरिवेशन आ सकती है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की कंप्लीट डेफिनेशन आ सकती है और कंप्लीट डेरिवेशन आ सकती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो आपको करना चाहिए। एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में देख लीजिए जो प्रॉब्लम्स आपको करना चाहिए। एग्जांपल्स में देख रहे होंगे 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 एंड 6.9 ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको करना ही चाहिए। और एक्सरसाइज में आप देख रहे होंगे 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.15, 6.20, 6.24 एंड 6.26 ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो कि आपको करना चाहिए। पॉसिबिलिटी होती है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं या ऐसे ही कुछ इसी तरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं या यही आ जाए जिसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वर्क एनर्जी पावर का जिसको आपको करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। जो रोटेशन मोशन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, राइट। अब हम लोग अगले चैप्टर जो एनसीईआरटी पार्ट 1 का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर देख लेते हैं। नॉर्मली इस चैप्टर से भी आप लेकर चलें कि 8 मार्क्स तक का वेटेज होता है इस चैप्टर का फाइनल टर्म के पेपर में।
तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास का ये रिलेशन हो सकता है डिराइव करने आ जाए, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू xcm, तो इसकी डेरिवेशन आप ध्यान में रखना। दूसरा टॉर्क का डेरिवेशन r क्रॉस f आ सकता है कि टॉर्क r क्रॉस f को प्रूफ करने आ सकता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू r क्रॉस p, p इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम, इसकी डेरिवेशन आपको आ सकती है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्चुअल पॉइंट आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम और किस सिचुएशन में दोनों कॉन्साइड करते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और नेक्स्ट थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दोनों जो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इसके स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, प्रूफ तो नहीं आता, स्टेटमेंट आता है। इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस आ सकते हैं कि यूजिंग द थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट आपका ये रिलेशन आता है काइनेमेटिकल इक्वेशन रोटेशनल मोशन, इसकी डेरिवेशन आ सकती है यूजिंग द कैलकुलस मेथड। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल एप्लीकेशन भी आता है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस भी आ सकते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आते हैं, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। रोलिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी ने दे भी रखा है, थोड़ा सा दे रखा है, तो आपको हो सकता है कि डेरिवेशन पूछा जाए रोलिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन का, एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग बॉडी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन या स्पीड ऑफ द रोलिंग बॉडी पूछ दिया जाए तो उसका डेरिवेशन आपको आ सकता है। और जो जो आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करना चाहिए 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.16 एक्सरसाइज में देखें 7.2, 7.8, 7.10, 7.12, 7.13, 7.16, 7.23, 7.24 एंड 7.25 ये कुछ आपके एक्सरसाइज हैं के क्वेश्चंस हैं जो आपको करना चाहिए। तो ये हमने जो चैप्टर आपका है रोटेशनल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर मैंने बात कर दिया है कि इसको जरूर से आप करें। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जा रहे हैं जो इनफैक्ट लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना चाहिए। तो बात करते हैं अब ग्रेविटेशन की, राइट। अब नेक्स्ट चैप्टर जो ग्रेविटेशन है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं और उसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अब ग्रेविटेशन में एक तो केपलर्स लॉ, तीनों लॉ आपको लिखने के लिए आ सकता है, जिसमें कि सेकंड लॉ जो लॉ ऑफ आपका लॉ ऑफ एरिया है उसको हो सकता है प्रूफ करने भी आ जाए, राइट। इसके बाद वेरिएशन ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट एंड डेप्थ, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन आ सकता है, तो उसको आप जरूर से ध्यान में रखना। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आने की बहुत पॉसिबिलिटी बनती है, U इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r व्हेन टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r ऑफ पॉइंट मासेस m1 एंड m2, राइट। एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वो आ सकता है, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन आ सकता है। सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में जो भी बॉडी अराउंड द अर्थ ट्रैवल कर रही है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट में आपका आ सकता है कि t² प्रोपोर्शनल टू r3, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट आ सकता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कैलकुलेट करें। नेक्स्ट अब जो प्रॉब्लम्स हैं और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 8.2, 8.3, 8.4 बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ऐसा ही क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मैं कहूँगा यदि ये प्रॉब्लम आपके पेपर में आ जाए और आपने नहीं करा है तो बहुत ही दिक्कत ये क्वेश्चन कर सकता है आपको वहाँ पे। तो 8.4 काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है यहाँ पे ग्रेविटेशन का, जो कि एग्जाम्पल का है। 8.5, 8.8 ये एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज में 8.18, 8.19 एंड 8.20 ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना ताकि आपको ग्रेविटेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और ग्रेविटेशन नॉर्मली आपके स्कूल के पेपर में 5 to 6, 7 मार्क्स आ सकते हैं, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। हर स्कूल में मार्किंग स्कीम अलग होती है। मैंने आपको एक टेंटेटिव मार्किंग स्कीम बताया हर चैप्टर का, तो इस तरीके से मैंने हर चैप्टर में एनसीईआरटी के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैंने आपको बताया कि ये सब करके जाना चाहिए। हालांकि मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि आपको हर एक टॉपिक थॉरोली, प्रॉपरली समझ बूझ करके और उसको एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए ज़रूर से करके जाएँ और फिजिक्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लीजिए और इसे याद करके नहीं जाइए, केवल पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करें फिजिक्स को कि भाई कि 11th से 12th में जाना है।
तो मैं ये कहूँगा कि एंजॉय करें इस सब्जेक्ट को, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितने मैंने टॉपिक्स और जितने मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स वगैरह कहा है आपको करने के लिए, उसको कम से कम बहुत अच्छे से करके जाइए। वैसे आप पूरा ही कॉन्सेप्ट्स और पूरी जो है एप्लीकेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको क्लास 11th के फाइनल टर्म के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अच्छे से एग्जाम दें।